मेरा नाम नीरज भाई पटेल है। जैसा कि आपने बताया, प्रिंट मीडिया में सारे संपादक ब्राह्मण मिले मुझे। मैं जिस भी संस्थान में रहा, मेरी वहाँ के संपादकों से नहीं बनी। परिवहन मंत्री थे हरिदमन सिंह। मैं रिपोर्ट कर रहा था उन पर कि वो मंत्री हैं, इसके बावजूद भी अपनी विधायक निधि का पैसा भी खर्च नहीं कर पाते हैं। मेरे अच्छे संबंध हैं, तो आप मुझसे पूछिए कि मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या फंडिंग हो रही है। मुझसे जुड़े हुए सवाल पूछिए, लेकिन वो दलालों को क्यों ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये उनका विषय है। अच्छा, ठीक है। मैं उनका प्रवक्ता नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो ये आलोचना स्वीकार है। अगर वैचारिक तौर पर मेरी आलोचना हो रही है तो इस आलोचना को स्वीकार करता हूं, और ये आलोचक मेरे बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं, मेरा प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं। आप अगर आरोप लगा रहे हैं कि वो दलालों को ले रहे हैं, मैं आरोप सही मान रहा हूं, इसका उत्तर उनको देना चाहिए, सुन करके देना चाहिए, उनके लोगों को देना चाहिए। मैं इस बात का उत्तर क्यों दूं? मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं शायद जिसने एक शब्द को इजाद किया, इजाद कह लें या मैं बार बार उस शब्द को दोहराता हूं, बहुजन धंधा। आप अपने विवेक पर इस्तेमाल करिए। आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो स्वीकार कीजिए, नहीं लगता तो जहां आप गुलामी के दलदल में पड़े रहिए। ऐसा क्यों ना माना जाए कि आप भी कोई एक तयशुदा एजेंडा के तहत ऐसा करते हैं? परसेप्शन दोनों तरफ से बनते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि धर्म नहीं धंधा है, प्योर बिजनेस है। तो जो सरकार से आंख में आंख मिलाकर के बात करते हैं, उनमें 10 नामों में शायद मैं होऊंगा जिनको पूरे देश में कार्यक्रम में बुलाया जाता है। मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने बहन जी पर सवाल उठाए, मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए, मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने बीजेपी कांग्रेस किसी को भी नहीं छोड़ा। चंद्रशेखर आजाद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सदन में नमो बुद्धाय, जय भीम और जय जोहार तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ इस्तेमाल किया। चंद्रशेखर भाई ने संसद में चमार रेजिमेंट की बात की थी। आप मेरा वीडियो उठा के देख ली, सबसे पहले आलोचना मैंने ही की। पत्रकारिता चरण चाट रही है, न्यायपालिका राज्यसभा जा रही है, उसकी हेडिंग है एक है नीरज पटेल, वो संपादकों को खटकने लगे, संपादक उन्हें पटकने लगे। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूहू टॉक्स, रोहिलखंड की आवाज हर दिल तक। अपने पॉडकास्ट में मैं नए नए लोगों को बुलाता हूं और नए नए विषयों पर बात करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का पॉडकास्ट आसान नहीं होने वाला है। केवल सरकार से जुड़े मुद्दे या फिर मीडिया से जुड़ी बातें, चाहे वो वैचारिक राजनीति की बात हो, पत्रकारिता की निष्पक्षता की बात हो, पत्रकारिता में फंडिंग की बात हो, फिर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की बात हो, या फिर स्वतंत्रता की, इन सब मुद्दों को आज के पॉडकास्ट में छूने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं वो इन पर बेबाकी से बात करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो डिजिटल मीडिया की दुनिया में बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। नेशनल जनमत के नाम से उनका खुद का चैनल है, जो कि एक बहुत अच्छी रीच वाला चैनल है, और उसके वो संपादक हैं। हालांकि जो टीवी मीडिया है उसमें आवाज़ों को दबा दिया जाता है, और ऐसी आवाज़ें जिनको मंच चाहिए और वो मंच प्रदान करते हैं नेशनल जनमत जैसे चैनल। उसके संपादक नीरज भाई पटेल जी आज हमारे साथ हैं। नीरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीरज भाई, हमारे पॉडकास्ट का इसमें कोई हम रूपरेखा पहले से नहीं रखते हैं, सिंपल सी बात रहती है। जी। और क्वेश्चन भी हम टेढ़े सीधे सब करते हैं। हाँ, बिल्कुल, एकदम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप दिल पे लिए बिना उनको निष्पक्षता से रखेंगे। सबसे पहला ये होता है कि हम जब पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे दर्शकों का ये मानना रहता है कि उन्हें जानकारी रहे कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं, जिसको वो सुन रहे हैं, वो कौन है। बिल्कुल। तो पहला प्रश्न यही रहता है, सर थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताइए। मेरा नाम नीरज भाई पटेल है, जैसा कि आपने बताया। नेशनल जनमत चैनल है, उससे पहले मैंने मॉस कम्युनिकेशन किया आईएमसी से, दिल्ली में है, सब लोग जानते हैं, पत्रकारिता का सबसे अच्छा संस्थान माना जाता है। वहां से मॉस कम्युनिकेशन करने के बाद हिंदुस्तान एक समाचार पत्र है, वहां सब एडिटर रहा। अमर उजाला में सीनियर सब एडिटर रहा, दैनिक जागरण में भी रहा, इसके बाद इंडिया टुडे में भी रहा, इसके बाद न्यूज नेशन एक चैनल है, उस चैनल में भी रहा। वहां रहते हुए मुझे समझ में आ गया, जैसा कि आपने अभी मेरे परिचय में बताया भी, कि अब आवाज़ों को दबाने का ट्रेंड शुरू हो गया है। तो मैं समझ चुका था कि कॉर्पोरेट मीडिया में, जिसको मैं दरबारी मीडिया कहता हूँ, अब मेलोडी मीडिया हो गया है वो, कि वहाँ पर उस ढंग से आप अपनी बात नहीं रख सकते थे जिस ढंग से आपको सम्मान देने की लोग कोशिश करते थे। तो मैंने लास्ट नौकरी न्यूज नेशन चैनल से छोड़ करके वेबसाइट शुरू की अपनी नेशनल जनमत, और उस वेबसाइट के बाद फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया। इस समय मिशन जनमत नाम से पत्रिका है मेरी, और नेशनल जनमत यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, सोशल मीडिया पे मतलब तकरीबन जो लोग वैचारिक लोग हैं वो जानते हैं मुझे उसी तौर पर। आप ये क्वेश्चन तो मैं बाद में करने वाला था, जैसा कि आपने शब्द एक प्रयोग किया वैचारिक जी, और इसी पर आज मैं बहुत सारी बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रश्न और है जो मेरे दर्शकों का है। मैंने जब लोगों से पूछा कि मैं आपका पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ तो कुछ प्रश्न आए थे। तो वो ये आया था कि मैंने, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी कि आज के समय बहुत सारे लोग चैनल चला रहे हैं या न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं। सबका उद्देश्य तो ये एक नहीं होता कि वो किसी विचारधारा को आगे बढ़ाएं या क्या करें। जैसे कि अखबार है या टीवी है जी। अभी आपने एक शब्द यूज किया था कि दरबारी मीडिया।
पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। जी। ऐसी क्या चीज़ें आपके ज़हन में आ रही हैं कि आपको अपना चैनल शुरू करना पड़ गया और इसको दरबारी मीडिया कहना पड़ रहा है? जिस समय मैं जिस भी संस्थान में रहा, पुराने लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं जिस भी संस्थान में रहा, मेरी वहाँ के संपादकों से नहीं बनी। जी। और संपादकों से ना बनने का रीज़न केवल ये नहीं था कि भले ही उसको बाद में इस तरीके से कह दिया गया कि वो पिछड़े वर्ग के थे और संपादक हमारे मैक्सिमम क्या, प्रिंट मीडिया में सारे संपादक ब्राह्मण मिले मुझे, ठीक है। तो इसको सीधे तौर पे कनेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने एक ओबीसी को परेशान किया, लेकिन एक अंतर था जो मुझे बाद में समझ में आया। जब मेरा हिंदुस्तान में विवाद हुआ संपादक से, तो मैं अमर उजाला में गया, दैनिक जागरण में एक दिन रह पाया, तो मुझे लगा यार मेरे नेचर में कोई ना कोई कमी है। अगर इनको ओबीसी, एससी या माइनॉरिटी से तकलीफ होती तो मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। मेरे डिप्टी एनी तक मौर्य थे, और एससी वर्ग के लोग, मेरे बगल में जो मित्र बैठता था मेरा, वो राठौर तेली समाज से था। तो मुझ में यानी कि कोई प्रॉब्लम होगी ऐसा सोचते हुए मैं ऑफिस गया एक दिन। लेकिन मैं बताता हूं कि मुझे मेरी बात का उत्तर मिल गया, और बहुत गूढ़ बात छुपी है इसमें कि उत्तर मुझे ये मिला कि मैं अमर उजाला समाचार पत्र में था, और मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आगरा के लोग जानते हैं मैं अच्छा रिपोर्टर माना जाता था, क्योंकि मुझे धमकी और पैसा, उस समय से लेके आज तक ये दो चीज़ें कभी नहीं चलती मेरे साथ, धमकी और पैसा कभी नहीं चल सकता। तो खैर, परिवहन मंत्री थे हरिदमन सिंह, मैं रिपोर्ट कर रहा था उन पर कि वो मंत्री हैं, इसके बावजूद भी अपनी विधायक निधि का पैसा भी खर्च नहीं कर पाते हैं। मैं उनका वर्जन लेने के लिए फ़ोन पे बात कर रहा था। इतनी देर में मेरे संपादक जो उस समय थे, राजेंद्र त्रिपाठी, वो कमरे से बाहर निकलते हैं। मेरे बगल में जो मित्र मेरा बैठा हुआ था वो मुझे टोकता है, ओबीसी वर्ग से ही था वो भी, नीरज भाई संपादक जी। तो मैंने कहा हाँ मैंने देख लिया, मैं फ़ोन पे वर्जन ले रहा हूँ। वो और करीब आए, फिर उसने कौनी मारी मुझे, नीरज भाई संपादक जी। तो मैंने फ़ोन हटाया, मैंने कहा देख रहे हो ना यार वर्जन ले रहा हूँ। संपादक जी निकल गए। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मुझे मेरी बात का उत्तर मिल गया कि आखिर नीरज पटेल से क्या तकलीफ है। नीरज पटेल के बैकवर्ड होने से ज़्यादा इस बात से तकलीफ है, तुम बैकवर्ड हो, तुम उनके सिस्टम में फिट हो, तुम एससी हो उनके सिस्टम में फिट हो, तुम माइनॉरिटी हो उनके सिस्टम में फिट हो, उनको आपकी जाति से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब अपना वजूद वहां पर रखते हैं, अपने आप को ये शो करते हैं कि हम भी कुछ हैं। और संपादक बाहर निकले थे, मेरी बॉडी लैंग्वेज पता क्या होनी चाहिए थी। उसने कहा संपादक जी मुझे एकदम से अपना काम छोड़ करके मुझे कांपने लगना चाहिए था। यानी कि काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो जिस जाति का आपको समझ रहे हैं, आपको उस जाति का दिखना है। मेरे संपादक जी उस समय वाले प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, तो प्रतापगढ़ का पटेल, चूंकि सामंतीगढ़ है, वो जो सोच अपने मन में बनाए होंगे, डरा सहमा टाइप का, दबा कुचा टाइप का, वो आप प्रतिबिंबित होते। मैं उनका हो सकता है सबसे स्टार रिपोर्टर साबित होता। लेकिन रिपोर्टिंग के अलावा मुझसे तकलीफ क्या थी, पैर पे पैर चढ़ा के बैठता था मैं मीटिंग में, इससे तकलीफ थी। बाद में पता चला ये मैं अपनी खबरों के लिए सवाल कर लेता था, इस बात से तकलीफ थी। मेरी खबर कोई नहीं लगती थी, मैं उस पर अगले दिन बहस कर लेता था, इस बात से तकलीफ थी। तो धीरे धीरे मैं सजेस्ट करूंगा जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे कि लंबा नहीं बताया जा सकता एक पॉडकास्ट में, लेकिन आप एक खबर पढ़िएगा। भड़ास फॉर मीडिया टीवी मीडिया की वेबसाइट है, पत्रकार लोग जानते हैं कि पत्रकारों की खबर रखता है और वो करता है। मुझे लगता है 2013 में छपी हुई शायद पहली खबर है जो आज इंटरनेट पर मौजूद है भड़ास फॉर मीडिया पे। इतनी ज़्यादा हिट हुई थी। उसकी हेडिंग है, एक है नीरज पटेल, वो संपादकों को खटकने लगे, संपादक उन्हें पटकने लगे। अच्छा। उस खबर में डिटेल से बताया गया है कि कैसे हिंदुस्तान में मैं स्टार रिपोर्टर था, मैं खबरें लाता था और ब्रेक करता था, लेकिन मेरे संपादकों को दिक्कत होना शुरू हुई। तो मुझे एक बात धीरे धीरे समझ में आ गई कि पहले मुझे लगता था मेरा जो चीफ रिपोर्टर है ये गड़बड़। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे लगा जो सिटी इंचार्ज है वो गड़बड़। फिर ऊपर पहुंचा मुझे लगा जो डिप्टी न्यूज एडिटर है, डीएनई है, वो गड़बड़। फिर मुझे ऊपर लगा संपादक है। फिर ऊपर और पहुंचा तो मुझे लगा कि यार श्रृंखला ही चल रही है, नीचे वाला कोई अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है, इससे ऊपर से करवाया जा रहा है। तो एक दिन मैं बैठे बैठे न्यूज नेशन चैनल में बैठा था, तो मैं सोच रहा था यार हम लोगों का क्या आगे का भविष्य क्या होगा। यहां से लड़ूंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, वहां भी यही होगा। तो मीडिया इंडस्ट्री छोटी सी है, लड़ करके एक दिन बाद ये स्थिति आएगी कि सारी जगह घूम फिर आए होंगे, फिर जाएंगे कहाँ। लेकिन मैं थैंक्स बोलूंगा इस सोशल मीडिया का, इसने हमारे जैसे लोगों को आवाज़ दी, मंच दी, वरना हम गुमनामी में हो सकता है शायद कहीं जी रहे होते। आज एक चर्चित फेस हैं, लोग जानते पहचानते हैं, कोई ऐसा जिला प्रदेश नहीं होगा जहाँ लोग जानते नहीं हैं। उसकी वजह थैंक्स सोशल मीडिया, इसकी वजह से ही लोग जाने। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि सोशल मीडिया आ गया है, एक बार अपने आप को आजमाना चाहिए कि वास्तव में तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, झूठा सम्मान तुम अभी तक पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये कॉर्पोरेट दरबारी मीडिया है, इसको छोड़ करके अपना वजूद बनाना है। एक मूल अंतर बताता हूँ,
जब मैं न्यूज नेशन चैनल में था, लखनऊ आता था, तो लोग मेरी तारीफ करके, महिमा मंडन करके मंच पे बुलाते थे, तो मुझे अंदर से ग्लानि होती थी कि यार झूठ बोल रहे हो यार, तुम मेरी तारीफ झूठी कर रहे हो, मेरी इतनी हैसियत है ही नहीं मेरे ऑफिस में। ठीक है, लेकिन आज कोई तारीफ करता है, मेरा संस्थान छोटा है, लेकिन मुझे खुशी होती है, हाँ तुम जो तारीफ कर रहे हो मैं उसके काबिल हूँ, मेरी हैसियत है कि मैं खबर लगा सकता हूँ या खबर हटा सकता हूँ। ये मूल अंतर था जिसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ी थी। और आज मुझे ये गर्व है कि नेशनल जनमत पर आज तक के इतिहास में, वेबसाइट रही हो, प्रिंट मीडिया रहा हो या यूट्यूब चैनल रहा हो, सोशल मीडिया रही हो, आज तक मुझे कोई खबर डिलीट नहीं करनी पड़ी। धमकियां कई मिली, नोटिस कई मिले, सरकारी नोटिस, प्राइवेट नोटिस, लेकिन आज तक कंटेंट का इतना ध्यान रखता हूं कि कोई खबर मुझे हटानी नहीं पड़ी। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा है और मैं यही पूछने वाला था कि आपके आलोचक बहुत हैं। हाँ बिल्कुल। आप कैसे मतलब नेशनल जनता हाँ, से? जी जी। निष्पक्ष मीडिया नहीं कहते हैं आपको। हाँ, जी। वो ये कहते हैं कि आप एक वैचारिक धारा का प्लेटफॉर्म मात्र है। तो इस आलोचना को आप कैसे लेते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं, सही कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस देश में निष्पक्ष शब्द होता ही नहीं है। जी। जैसे एक शब्द होता है एक झंडे के नीचे आ जाना, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई थ्योरी आज तक बनी ही नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एक झंडे के नीचे आ जाए। ये काल्पनिक शब्द है। वैसी निष्पक्षता एक काल्पनिक शब्द है। कैसे? जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ते थे भगत सिंह, वो आपकी नज़र में क्या है? क्रांतिकारी है। उनकी नज़र में क्या है? आतंकवादी है। आतंकवादी है। बस ऐसा ही है। निष्पक्षता किस सापेक्ष देखी जा रही है उस पर डिपेंड करती है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो निष्पक्ष पत्रकारिता से ज्यादा वैचारिकता का काम कर रहा हूं। मुझे गर्व है। मैं क्लियर कट एक विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति हूं। उस विचारधारा से टसमस नहीं होता हूं। हाँ, एक अंतर है कि जैसे मैं अगर मतलब ईश्वर को नहीं मानता, मैं अनीश्वरवादी व्यक्ति हूं, लेकिन मैं पूरे समाज को नहीं चाहता कि वो अनीश्वरवादी बन जाए। मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसे रहने दिया जाए, बस मैं ये चाहता हूं। मतलब मैं दूसरे से नहीं कहता हूं तुम मेरी तरह बन जाओ, तुम गलत हो। भाई, मैं तार्किक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं, रेशनल व्यक्ति हूं, वैचारिक व्यक्ति हूं। मैं चाहता हूं आप मुझे इसी तौर पे समझिए। आप ऐसा बनिए ना बनिए, ये आपके ऊपर है। तो हाँ, एक बात लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये तो आलोचना की जा सकती है कि विचार को लेकर के चलते हैं। ये किसी की हैसियत नहीं पूरे देश में कि ये आलोचना कर दें कि कभी हमसे पैसे लेकर के खबर चला दी या कभी पैसे लेकर के खबर हटा दी। आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था, मीडिया फंडिंग शब्द इस्तेमाल किया था। मुझे फंडिंग शब्द से सख्त नफरत है। उस पर एक विस्तृत प्रश्न भी अभी आएगा आपके सामने। मुझे फंडिंग से सख्त नफरत है। मैं सहयोग का हिमायती हूँ, फंडिंग से मुझे चिढ़ है। तो ये आलोचना स्वीकार है। अगर वैचारिक तौर पर मेरी आलोचना हो रही है तो इस आलोचना को स्वीकार करता हूँ। और ये आलोचना मेरे बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं, मेरा प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं। आपने अभी एक प्रश्न अपना बात कही कि आप अनीश्वरवादी हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि हर कोई अनीश्वरवादी। हाँ, बिल्कुल, सबका अपना अपना आपकी कुछ वीडियो जो मैं देख रहा था, आज देख रहा था, वैसे भी देखता हूँ, उसमें आप इतना सटीकता से कटाक्ष करते हैं कि सामने बैठा व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। मैं तो ये मानता हूँ जिस तरह से ये बाबा लोग अपनी दुकान चलाते हैं और वो लोगों के दिमाग में चीजें बिठाते हैं, वही काम तो आप कर रहे हैं। आप उनके अपोजिट कर रहे हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं कर रहे हैं? अंतर है। जो कथावाचक हैं जिनका आपने नाम लिया, वो कथावाचक का फिक्स सिलेबस नहीं है, साइंटिफिक सिलेबस नहीं है। एक कथावाचक कहता है कि प्याज की उत्पत्ति ऐसे हुई, दूसरा कथावाचक कहता है ऐसे हुई, तीसरा कहता है ऐसे हुई। वैसे ही उनके जो सो कॉल्ड ईश्वर हैं, उन ईश्वर की उत्पत्ति का 5 कथावाचक अलग अलग वो बताते हैं। इसका मतलब उनका कोई सेट सिलेबस नहीं है। उनके जो मन में आ रहा है वो बता रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो तमाम कथावाचक मोटी मोटी फीस लेते हैं। मैं फीस नहीं लेता हूं, एक बात। दूसरी बात, वो कथावाचक जो काम कर रहे हैं वो संविधान के अगेंस्ट कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं संविधान की धारा 51 A के अनुरूप, जो कहती है कि इस देश में मानववादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी दृष्टिकोण पैदा करना हर नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है। तो मैं संविधान की अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए काम कर रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, मैं लोगों से अपने तर्क के आधार पर बात करके छोड़ देता हूं। आप अपने विवेक पर इस्तेमाल करिए। आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो स्वीकार कीजिए, नहीं लगता तो जहां आप गुलामी के दलदल में पड़े रहिए। पुरानी लय पे लौटता हूँ और मैं वही बात करूंगा जिस कर रहे थे, और वो अधूरी थी। वो ये थी कि विचारधारा का तो लगता ही लगता है, एक और लगता है कि आप एक खास वर्ग, विचारधारा भी है उसमें शामिल, उसके प्रति एक नरम रुख रहता है आपका, आपकी पत्रकारिता को देखकर। और कुछ लोग जो सत्ता के लिए पत्रकारिता करते हैं, उनको तो आप ऐसे बोलते हैं कि वो एक तरह से दलाली कर रहे हैं, या जो दूसरी तरह की पत्रकारिता है। और आपके जो है एक तरफ आप जो है नरम रुख रखते हैं और दूसरी तरफ
चाहे उनकी अच्छी बातें भी हों, जिन्हें लोग मानते हैं कि वो अच्छी बातें, उनको लेकर भी आपके पास कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि उसमें भी आप उसकी कमियां ढूंढते हैं। तो इसे ऐसा क्यों ना माना जाए कि आप भी कोई एक तयशुदा एजेंडा के तहत ऐसा करते हैं? हाँ, अब इसमें अंतर समझिए। जैसे हम एक ऑफिस में बैठे हैं, इस ऑफिस से आप बाहर निकलिए और आपके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपके सामने नहीं हुआ, लेकिन दिख रहा है कि ट्रक और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ है और साइकिल उसमें टूट गई है। आप किसके पक्ष में जाएंगे? जाहिर सी बात है साइकिल वाले के पक्ष यानी में कि बोलना कमजोर के पक्ष में। साइकिल के पक्ष में क्यों जाएंगे? क्योंकि वो कमजोर है। क्योंकि कमजोर है। वैसे ही सामान्य एक फेनोमेना है इस समाज में और हम लोगों के बीच में भी कि सामान्य तौर पर मेरा नजरिया हमेशा कमजोर के पक्ष में होता है। इस बात को अंतर से समझिएगा। एजेंडा तब पुष्ट होता है जब एजेंडे के पीछे हिडन एजेंडा हो। एजेंडे से आपको क्या कोई इलीगल लाभ मिल रहा है, एजेंडे से क्या कोई पद की कोई लालसा मिल रही है, तब उसको एजेंडा कहा जाएगा। बाकी अगर आप कमजोर के पक्ष में इसलिए आवाज उठाते हैं, अंतर इसमें भी एक अंतर आपको बता रहा हूं। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं शायद जिसने एक शब्द को इजाद किया, इजाद कह लें या मैं बार बार उस शब्द को दोहराता हूं, बहुजन धंधा। यानी कि जितनी आलोचना मैं पाखंड की करता हूं उतनी आलोचना बहुजन धंधे की भी करता हूं। इस दौर में तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ये समझ लिया कि हमारी दाल रोटी उस तरफ नहीं चल सकती, तो हम इस तरफ बहुजन धंधा सेट करके लोगों को केवल संवेदनाओं के आधार पर मूर्ख बना करके, जैसे अगर कोई एससी ओबीसी वर्ग का व्यक्ति भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, मैं चुनौती दे के कह रहा हूं, एक वीडियो दिखा दीजिए मेरा, उसके मैं समर्थन में उतरा हूं। एक वीडियो दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए ऐसा जहां पर किसी कमजोर पक्ष ने किसी सवर्ण के साथ उल्टी मारपीट की और मैं सवर्णों के खिलाफ उतर गया हूं। एक वीडियो दिखा दीजिए। मैं कमजोर के पक्ष में तो उतरता हूं, लेकिन पूरे बुद्धि विवेक के साथ कि यहां पर कमजोर का पक्ष स्ट्रांग था या नहीं। हाँ, ये जरूर है कुछ खबरें देखने के बाद इग्नोर कर देता हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरे एजेंडे में फिट नहीं हो रही। उसकी वजह ये होती है कि वो ये दलाल कॉर्पोरेट मीडिया तो दिखाएगा ही। हम हो, आप हो, हम सब लोगों के पास लिमिटेड संसाधन है। हम एक दिन में 100 खबरें तो नहीं दिखा सकते, और मैं तो बेहद सीमित संसाधनों का व्यक्ति हूं, तो बामुश्किल एक वीडियो, मैक्सिमम 2 वीडियो। तो ऐसे में आपको ये चुनना पड़ेगा ना कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। प्रायोरिटी तय करनी पड़ी। तो उस समय मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मैं उसके एजेंडे के साथ हूं, मैं इसलिए उस खबर को इग्नोर कर रहा हूं कि यार ये तो सबको पता चल ही जाएगा, ये तो दलाल मीडिया का एजेंडा है ही है, ये तो बता ही देंगे, पूरे ढिंडोरा पीट पीट के बता देंगे पूरे देश को कि वो आईएसआई का एजेंट है, वो फलाना है ठिकाना है। तो मैं उन खबरों को लेकर के आता हूं जिनको ये दलाल मीडिया छुपाने की कोशिश करती है। आप अक्सर जो है शोषित, वंचित, बहुजन हक की बात करते हैं अपनी वीडियोज में, लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि जो डिजिटल मीडिया या कुछ पोर्टल हैं जो पत्रकारिता का काम करते हैं, वो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही काम है कि वो जातिवादी ध्रुवीकरण पे जुटे हुए हैं, जैसे कि एक जातियां लामबंद हो जाए किसी एक पार्टी के पक्ष में या किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में, और हर मुद्दे को ये जाति के चश्मे से ही लोगों को दिखाना चाहते हैं। क्या ये पत्रकारिता के मूल्यों के खिलाफ नहीं है? अगर वो कह रहे हैं वो बात सही है तो अगर इस आरोप की पुष्टि होती है तो वो सही कह रहे हैं कि जाति एंगल से हर चीज को नहीं देखना चाहिए। लेकिन दिखाता कौन है? अविनाश पांडे, एसएसपी मेरठ की घटना की तुरंत की घटना है, चर्चित है, तो उसी की चर्चा शुरू करते हैं। अविनाश पांडे ने कुछ लोगों को थप्पड़ मारे। आप अविनाश पांडे की जाति भूल जाइए और जिन लोगों को मारे वो भूल जाइए कि वो दलित थे। सबसे पहले समाज के सामने किसने बताया कि अविनाश पांडे ब्राह्मण है? आप सोशल मीडिया खंगालिए, सोशल मीडिया पे पिटने वालों को दलित बताने वालों की संख्या ज्यादा थी या अविनाश पांडे को शेर बताने वालों की संख्या ज्यादा है? हाँ, वो मैंने भी देखा। आप खुद उठा करके देखिए। मेरे पास अभी एक वीडियो पड़ा है, उस पर मैं अभी वीडियो नहीं बना पाया, आगे बनाऊंगा। वहां एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद को धमकी देते हुए ये कह रहा है कि अविनाश पांडे को कुछ कहने का मतलब ब्राह्मण को कुछ कहना। एक एसएसपी को कुछ कहने का मतलब ब्राह्मण को कुछ कहना कैसे हो जाता है? तो अगर एक एसएसपी को कुछ कहने का मतलब एक ब्राह्मण को कुछ कहना है, तो एसएसपी ने जिनको मारा बहुतायत में वो सब एक ही जाति के थे या एक वर्ग के थे। तो अविनाश पांडे को कुछ कहना, ब्राह्मण को कुछ कहना है, तो ये क्यों ना माना जाए कि एक ब्राह्मण ने दलितों को मारा है? परसेप्शन दोनों तरफ से बनते हैं, और मैं निष्पक्षता के साथ ये बात कह रहा हूं। मैं खुद इस बात का हिमायती नहीं हूं। हर बात में बेवजह कल्प्रिट पॉलिटिक्स नहीं घुसेड़नी चाहिए। हर बात में अपने आप को हाय मैं दलित, हाय मैं पिछड़ा, हाय पिछड़ा ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर इस देश में जाति के आधार पर किसी पर, मतलब एजेंडे के आधार पर किसी पर पुष्प वर्षा होगी, एजेंडे के आधार पर किसी पे डंडे चलेंगे, एजेंडे के आधार पर किसी पे लॉकअप में हत्या कर दी जाएगी, किसी को घोड़ी से उतार दिया जाएगा, किसी को मूछे रखने पे मारा जाएगा, तो कितने भी आरोप लगा लो, मैं ये पत्रकारिता करूंगा। जब देश में कोई घटना घटित होती है तो जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, तथाकथित शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं, आज के टाइम
77% के आसपास, 73%, 77% के आसपास जो सोशल मीडिया को देखा जाए, वो क्या करते हैं कि वो आरोपी के धर्म पर बात करना शुरू कर देते हैं जब कोई भी घटना घटित होती है। लेकिन जिसको आज हम मेन मीडिया कहते हैं, या हम वैकल्पिक मीडिया कहते हैं, या सोशल मीडिया कहते हैं, उस पर जाति को लेकर बात होती है, जिस पर अभी पिछला प्रश्न भी था। तो आपको क्या नहीं लगता कि इस धारा में जो ये धारा बह रही है, ऐसी होड़ पैदा हो रही है, इसमें जो है हम समाज में एक खाई पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, जातिवाद पे सवाल कब उठना, पॉलिटिक्स में भी देखो आप, जाति पे सवाल कब उठना शुरू हुए, जब लालू यादव जैसे लोगों का इमर्ज होना शुरू हुआ। ठीक है, जब नीतीश कुमार जैसे लोग इमर्ज हुए, इधर मुलायम सिंह यादव आए, ठीक है, बहन जी आई, कांसीराम साहब आए, रामस्वरूप वर्मा आए, तो जाति पर चर्चा इसलिए होना शुरू हुई कि जब पूरे देश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनते थे तब जाति पे चर्चा नहीं होती। वो जातिवाद नहीं था, क्योंकि वो सारे देश हित में उठाए गए कदम थे। लेकिन जाति पर चर्चा तब होना शुरू हुई जब ओबीसी एससी के लोग राजनीति में अच्छे पदों पर आना शुरू हो गए। ठीक है, तब ये लोग जाति पर चर्चा करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और हर जाति का व्यक्ति अपना हिस्सा मांगने लगा है। तो जाति में खाई नहीं बढ़ रही है। आप मुझे ये बताइए, जो लोग ये सवाल करते हैं, इस देश को किसने ये बताया मोदी ओबीसी वर्ग से हैं और वो मोट घांची जाति के हैं, वो किसने सबसे पहले बताया था? बीजेपी नहीं बताया, मोदी ने खुद बताया। इस देश को सबसे पहले किसने बताया था कि देश में अगले वाले जो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं वो दलित में कोरी बिरादरी से आते हैं? रामनाथ कोविंद के बारे में, या अब जो राष्ट्रपति बनी है, आप हेडिंग उठा के देख लीजिए इस दलाल मीडिया की, उसने स्पष्ट तौर पर लिखा है देश को मिली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, खुद लिखा है इसने। तो ये एजेंडा खुद चलवाते हैं। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, भगवान की जाति सबसे पहले, हनुमान की जाति किसने बताई कि वो दलित है? किसने बताई बताओ? राजस्थान में कहीं बोल रहे थे। तो ये बताओ, उन्हीं योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया जाता है जो अपने आप को योगी कहते हैं, महंत कहते हैं। उनसे पूछा जाता है आपको जब ठाकुर जाति का बताया जाता है आपको कोई तकलीफ नहीं होती? कहते हैं तकलीफ किस बात की, गर्व होता है, उस जाति पर मैं जन्म लिया हूं जिसपे भगवान जन्म लिए हैं। तो मतलब इनको शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हम लोगों से सवाल करते हैं, तुम इंसान तो छोड़ो, भगवान की जाति बताते घूम रहे हो जो जिनको आराध्य कहते हो। भाई हम तो ईश्वर में मानते ही नहीं है, ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा कुछ नहीं मानते, किसी में नहीं मानते हैं। इसलिए ये मत कह देना इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जाके इस्लाम ग्रहण कर लो, जाके किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उन पे हैरत में हूं कि विश्वास भी करते हैं और उनको जाति में भी बांट रहे हैं और उनके इलाकों में, उनके घरों में चोरी भी कर रहे हैं। आपने जिक्र कर दिया कि भगवान के घर में चोरी जिन लोग मानते हैं उनके, और हनुमान जी को अभी आपके लखनऊ में रोड पे नचाया गया एक विशेष पार्टी का झंडा लेकर। मुझे पता है कि आप अनीश्वरवादी हैं, आपको इन चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे दर्शकों में भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं, मतलब ये विषय से थोड़ा भटक जाऊंगा लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह मैं थोड़ा सा वीडियोज़ को देख रहा था अपनी, तो मैं देख रहा था कि एक विशेष वर्ग, नाम लेने में कोई गुरेज है नहीं, वैसे ब्राह्मणों की बात करूँगा, वो चाहे मध्य प्रदेश का हो, अपनी आईडी तो उसने लॉक कर रखी होगी और वो ज्ञान इतना देगा और ज्ञान के साथ गालियां इतनी देगा कि आप सही मुद्दे की भी बात कर रहे हैं। अब मैं प्रश्न पे आता हूँ। अयोध्या में चोरी हुई, सबको पता है। एक कोई विशेष व्यक्ति उतर के आया, उसने उस विशेष जाति के व्यक्ति का विशेष पार्टी जो एक है उसके अध्यक्ष के साथ नाम जोड़ने की कोशिश की। उधर हनुमान के रूप में एक किसी व्यक्ति को झंडा लेकर एक विशेष पार्टी का वहाँ नचाया जाता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। तो जो लोग ईश्वरवादी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है इन दोनों घटनाओं को लेकर? पहली बार तो हुआ नहीं है। नितिन नवीन को बनाया किसने है? सबको पता है कि मोदी उनको लेकर के आए, प्रधानमंत्री जो देश के हैं। तो नितिन नवीन वही चीज़ सीखेंगे ना जो अपने उनके अग्रज करेंगे। बिल्कुल। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वीडियो लगा दीजिएगा इसके साथ में, गुजरात में हनुमान को पतंग के रूप में उड़ा चुके हैं। हाँ। यानी कि ऐसे ऐसे तान करके, मतलब हनुमान की उन्होंने लंका लगा दी एक तरीके से, इधर उधर पूरा टहलाते रहे। तो मैं चूंकि भावना शून्य आदमी हूँ तो मेरी भावनाएं हाथ नहीं होती हैं, लेकिन मैं तो हैरत में हूँ वो हिंदुत्व के ठेकेदार जिनकी छुई मुई वाली नाजुक भावनाएं छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाती हैं, उन्हीं के इष्ट प्रभु को, इष्ट देव को एक पार्टी का झंडा लेकर के सड़क पर नचाया जा रहा है, माखौल बनाया जा रहा है और उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि धर्म नहीं धंधा है, प्योर बिजनेस है। उनको जब धंधे पे चोट लगती दिखती है तब उनकी आस्था आहत होती है। बाकी उनके ईश्वर को सड़क पे नचवा दो, पतंग बना करके उड़ा दो, या उनकी जाति बता दो, अपनी जाति की ईश्वर की जाति से जोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, मुझे शर्म आती है देख करके, भले ही मैं अनीश्वरवादी आदमी हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि यार ये देश में क्या तमाशा हो रहा है।
ईश्वर की ड्रेस पहन करके भीख मांग रहे हैं लोग। हाँ। वो ईश्वर जो कहा जाता है कि पूरे दुनिया को देता है, पूरे देश को देता है, अपने भक्तों को देता है, उसी की ड्रेस पहन करके कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर दे दे। मतलब गजब इस देश में ड्रामा चल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुत्व कुछ नहीं है, इनका धार्मिक एजेंडा कुछ नहीं है, प्योर धंधा इनकी दिमाग में है। राम मंदिर बना, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हुए, उसमें चंदा इकट्ठा किया, और इसी चंदे से क्या क्या खेल चल रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब उसमें जो तकलीफ बढ़ी है कुछ खास वर्ग के लोगों को, उनकी तकलीफ ये नहीं है कि राम मंदिर में चोरी हो गई, उनकी तकलीफ ये है कि इसमें मैं हिस्सेदार नहीं, हिस्सा नहीं मिल पा रहा। वो विशेष एक दल के जो कथावाचक जो चिल्ला रहे हैं, उन कथावाचकों की असली तकलीफ मैं जानता हूं। उनको ये है कि ये तो हमारा वो एजेंडा है, ये तो हमारा फील्ड है, यहाँ से तो हमें उगाही होनी चाहिए थी, और हमारी उगाही आपने अलग अलग टाइप के लोगों को ब्यूरोक्रेट्स घुसा दिए, आपने ट्रस्ट बना दिया, उसमें आईएएस भी हैं, उसमें आईपीएस भी हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के हैं, उनका धर्म से कोई धंधे से कोई लेना देना नहीं। तो अब वो क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य घुसाओ, हमें लाओ, हमें ला करके लूट करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा हिस्सा हमें दो। कि जो बड़े कॉरपोरेट चैनल्स हैं, बड़े मीडिया घराने हैं, उनकी जब बात करते हैं तो उनको चलाने के लिए तो जाहिर सी बात है पीछे कॉरपोरेट लॉबी रहती है, वो उनको चलाती है। स्वतंत्र डिजिटल जो मीडिया है, इस पर भी सवाल उठते रहते हैं। बिल्कुल उठते हैं, खबरें दबाई जाती हैं, वीडियो डिलीट की जाती हैं, कुछ नई लगाई जाती हैं। नेशनल जनमत जो कि आपका चैनल है और बहुत पॉपुलर भी है, विशेषकर बहुजन वर्ग में तो बहुत पॉपुलर है, ये इसका खर्च कैसे चलता है, और क्या इससे किसी राजनीतिक दल से कोई समर्थन मिलता है? अगर नहीं है तो क्या सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक के व्यूज के आधार पे आप इतनी कट्टर पत्रकारिता कर पा रहे हैं? अगर जो मुझे जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, यूट्यूब से आया हुआ पैसा, फेसबुक पे आए हुए पैसे से एक अच्छा जीवन जीने में आप, मतलब जिस लेवल तक हम पहुंच गए हैं, व्यूज ठीक ठाक आ जाते हैं, तो उसमें सक्षम हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब एक उतनी दायरे में तो लिमिटेड जीवन जीते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर क्या है, आपको किसी से हाथ नहीं जोड़ने, विज्ञापन नहीं मांगना। यूट्यूब पर आपका वीडियो चलेगा, अपने आप उसमें ऐड आ जाएगा और आप उससे उछल जाएगा। लेकिन सिर्फ इसी से चल रहा है ऐसा नहीं है। इसमें फ़र्क बता देता हूँ। एक आईएएस थे बहुत पहले, उन्होंने कहा कि नीरज भाई, मैं आपके संस्थान में कुछ फंडिंग करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी चर्चा हुई थी फंडिंग, मैंने रोक दी थी, मैंने कहा चलो आप सवाल करोगे तब बताऊँगा। मुझे फंडिंग से नफरत है, सहयोग से प्रेम है। अब फंडिंग और सहयोग का अंतर बता देता हूँ, ये तो बहुत जरूरी है। बता देता हूँ। नेशनल जनमत पर कोई 1 रुपए सहयोग करे या 1 करोड़ सहयोग करे, ठीक, खबर लगेगी मेरे हिसाब से संपादक मैं हूँ। खबर की हेडिंग मैं तय करूंगा, खबर की लाइन लेंथ मैं तय करूंगा, मेरे हिसाब से लगेगी, मेरे हिसाब से हटेगी, ये सहयोग है। फंडिंग ये होती है कि हमसे 10 लाख रुपए लो, हम तय करेंगे, ये खबर लगेगी, इनके खिलाफ खबर चलेगी, इनके खिलाफ नहीं चलेगी। तो नेशनल जनमत पर आज तक 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं हुई है। और रही बात पॉलिटिकल फंडिंग की, तो इसका जवाब मैं चाहता हूं कि मैं विशेष आग्रह करता हूं कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जितनी भी एजेंसी हैं, इन एजेंसियों का उपयोग किया जाए, मेरे सारे खाते खंगाले जाएं, और इस बात की रिसर्च जनता के सामने रखी जाए कि नेशनल जनमत के पास अकूत संपत्ति आ कहां से रही है, आखिर नेशनल जनमत चल कैसे रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रिसर्च का विषय है, इसमें लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि यार इतने सीमित संसाधनों में भी इतने अच्छे से जीवन जिया जा सकता है। दरअसल मेरे परिवार की प्रायोरिटी एक अच्छा जीवन जीने की है, और अच्छा जीवन जीने के लिए एक लिमिट में पैसे की जरूरत तो है, लेकिन अथाह पैसे की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं ये बात कंप्लीट नहीं करूंगा तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग, कुछ लोग उद्योग व्यापार से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने समय समय पर मुझे सहयोग किया है। जैसे मुझे कोई 1 लाख का 1.5 लाख का इक्विपमेंट लेना है, तो 15-20 लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये सहयोग करते हैं और वो चीज़ आ जाती है। लेकिन हाँ, अभी उतने बड़े सहयोग की मुझे कमी खलती है कि जिसमें मैं जिस लेवल तक पहुंच गया हूं, उस लेवल से उस संस्थान को डेवलप कर पाऊं, वो कमी खलती है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन उसका मलाल नहीं है मन में। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो कुछ भी हूं वो समाज की देन हूं। मैंने जब नौकरी छोड़ी थी, मेरा पूरा सैलरी का पैसा, मेरा पूरा पीएफ का पैसा, सब कुछ खत्म हो गया था। उस समय ये समाज ही था जिसने मुझे संभाला। ये डंके की चोट पर कह रहा हूं कि किसी की हैसियत नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल की 1 रुपए की भी फंडिंग नेशनल जनमत पे साबित कर दे। जिस दिन साबित कर देगा उस दिन पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आपने अभी बताया कि जब कोई फंडिंग करता है तो वो ये सोचता है कि वो तय करे कि हेडलाइंस क्या होंगी। बिल्कुल।
इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है जो सहारा देता है जी। वो आगे इशारा भी देता है। इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है कि जो अधिकतर फेसबुक पेज या फिर न्यूज़ चैनल, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर चलते हैं, उन पर यूट्यूब के जो थंबनेल होते हैं या फिर जो हेडलाइंस होती हैं वो बहुत आक्रामक होती हैं। कभी कभी तो क्लिक बैट, मतलब ऐसे कि जिनको देख के आदमी क्लिक करना से रोक ना पाए अपने आप को, ऐसी होती हैं। तो क्या ये प्रयोग क्यों होता है? क्या डिजिटल स्पेस में बने रहने के लिए, या फिर जो है एल्गोरिदम को आप लोगों ने समझ लिया है कि बोले इस तरह का डालेंगे तो चलेगी ही चलेगी? मैं इसका पक्षधर नहीं, और शायद इसी वजह से, देखिए मैं जितना चर्चित व्यक्ति हूँ उस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर कम हैं। मेरे सब्सक्राइबर 18 लाख हैं, 36 लाख होने चाहिए थे या 50 लाख होने चाहिए। जितना मैं चर्चित देश में हूँ, जितना मैं कार्यक्रम में बुलाया जाता हूँ, देश के चुनिंदा 10 नाम आप ढूंढेंगे इस समय जो सरकार से आंख में मिलाकर के बात करते हैं, उनमें 10 नामों में शायद मैं हूँगा जिनको पूरे देश में कार्यक्रम में बुलाया जाता है। उस हिसाब से मैं इतने पर क्यों अटका हूँ? कुछ वजह हैं। मैं इस धंधे में पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ। ये जो आपने बात की ना थंबनेल की, आप एक हेडिंग नहीं दिखा सकते मेरी, जानिए उस रात ऐसा क्या हुआ, जानिए ऐसा क्या हुआ, अमित शाह की सरकार हट जाएगी, योगी पलट जाएंगे, एक हेडिंग नहीं दिखा सकते मेरे। मैं चुनौती दे के कह रहा हूँ, मैं सरकारें नहीं पलटता मैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, मुझे पता है कि ईवीएम के धंधे में पैसा, मतलब वो व्यूज हैं। आप ईवीएम पे न्यूज बनाइए, क्योंकि जनता चाहती है कि हमारे नकारे नेता पे सवाल मत उठाओ, हमारे नेता पे ये मत करो कि घर से नहीं निकले, एसी से नहीं निकले। आप तो ये बताओ कि ईवीएम ने हरा दिया, ठीक। अगर आप बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं तो क्लियर कट है कि आप इनके साथ खड़े हो जाइए, तो आपका धंधा चलता रहेगा, ठीक। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने इस धंधे को तोड़ा। बहुजन धंधा क्या कहता है? आप अगर बीजेपी के आलोचक हैं तो आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी सपा या कांग्रेस की गोद में बैठ जाइए, एक चीज, तो आपका धंधा चलेगा। दूसरी चीज, आप अपनी जाति के नेता यानी कि अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, नीतीश कुमार, इन पर सवाल मत उठाइए, तो आपकी जाति आपसे अटैच बनी रहेगी। मैंने इन सारे धंधों को तोड़ा। मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने बहन जी पर सवाल उठाए, मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए, मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने बीजेपी, कांग्रेस, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो मैं इस धंधे पे पूरी तरीके से फिट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे गिरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और मुझे प्रेम करने वाले लोग बहुत मजबूत हैं। इसलिए जब मेरे किसी वीडियो पर कोई आलोचना करने आ जाता है, जैसे मैं मान लो किसी दिन कांग्रेस की आलोचना कर दी तो बोले सपा का एजेंट, सपा की आलोचना कर दी तो बोले चंद्रशेखर का एजेंट, चंद्रशेखर भाई के ऊपर कुछ सवाल उठा दिए तो बोले इनका। तो ये जो एजेंट वाली परंपरा है, उसमें मुझे एक बात समझ में आ गई कि जैसे किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत चर्चित चैनल है, उन्होंने एक दिन बसपा की आलोचना की। बसपाइयों ने कहा कि मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा, ये कर दूंगा। उन्होंने ऑन कैमरा माफी मांग ली। अच्छा, मैं कहता हूं किसी की हैसियत नहीं है इस देश में, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर की, कोई नाम ले लीजिए, कोई ले लीजिए आप, कि जो मुझसे इस मामले में माफी मंगवा ले कि मैं माफी मांगता हूं कि मुझे अनसब्सक्राइब मत करिएगा। जिसको भी ये पॉडकास्ट सुनने के बाद, जिसको भी मेरी विचारधारा को खराब लगने के बाद अनसब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं धंधे के लिए यहां नहीं आया हूं। एकदम बात इसमें इब्बट नहीं है, कोई क्लियर बात है। तो मैं इस तरह की क्लिक अब हाँ, लेकिन अब मैं ये क्यों कह पा रहा हूं, मैं चूंकि चर्चित हो गया हूं तो मेरा मिनिमम व्यवस्थाएं मेरी फिट हैं। लेकिन ये बात सही है कि जिस व्यक्ति की जो पत्रकार बेचारे जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर पत्रकारिता कर रहे हैं, और उनसे ये उम्मीद की जाती कि तुम खनन से पैसा मत लो, उनसे ये उम्मीद की जाती किसी खबर को चलाने हटाने के लिए पैसा मत लो, तो उनसे इतनी नैतिकता की उम्मीद की जाए कि वो थंबनेल में भी खेल ना करें, तो बेचारा पेट भी कैसे चलेगा? अगर किसी के पास 100 रुपए भी पेट्रोल गाड़ी में डलवाने को नहीं है और उससे बड़ी बड़ी बातें मारो आपकी, अरे तुम नैतिकता के उस तराजू पर खड़े हो जाओ और ये हो जाओ, तो ये संभव नहीं है। हम लोग आज इस लेवल पर कह सकते, हमारे पास रोजी रोटी की दिक्कत नहीं है इस समय, तो हम एक नैतिकता के मिनिमम पैमाने पर तो खड़े हो सकते हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं जो मेरा ये पॉडकास्ट देखेंगे, कि आपको नीरज पटेल पसंद नहीं होंगे, आपको सत्यवीर पसंद नहीं होंगे, आपको और कोई चैनल, इंडस न्यूज, कोई चैनल है आपको पसंद नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो आपके इर्द गिर्द आपको लगता होगा ये लड़का अच्छी पत्रकारिता करता है, उसकी इतनी चिंता कर लो यार कि उसकी गाड़ी में डीजल कौन डलवाएगा, उसकी टंकी कौन फुल करवाएगा, उसको खाना कौन खिलाएगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वो कहीं से सहारा लेगा तो वो
1 महीने 2 महीने बाद उसको इशारा भी देगा, मैंने 2-5 हज़ार का सहयोग किया था, ये खबर हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम जनता का रिपोर्टर किसी को बनाए रखना चाहते हो तो जनता उसको सहयोग भी करनी चाहिए। जनता सहयोग अरे ये करेगी, तभी बताओ जनता आप का रिपोर्टर बन पाएगा। तमाम चैनल देखने के लिए, जिसको गोदी मीडिया कहते हो, खर्च करते हो पैसा, चाहे टाटा स्काई में करो, इसमें करो, चाहे ओटीटी में किसी में करो, पैसा खर्च करके ही तो देखते हो, फ्री में तो नहीं दिखती है। तो उन चैनलों के लिए पैसा खर्च करते हो और अपना ही सोशल मीडिया, जिसको आप कहते हो हमारे मुद्दे उठाता है, उससे आप उम्मीद करते हो कि वो हमें फ्री में दिखाता रहे। तो ऐसा भेदभाव क्यों? अगर किसी से ईमानदारी की उम्मीद, अच्छा एक और विडंबना है, आप ये भी चाहते हो कि हमारा पत्रकार लगना चाहिए कि हाँ पत्रकार है, और वो पत्रकार अगर थोड़ा घड़ी ठीक ठाक सी पहन ले, कपड़े ठीक ठाक से पहन ले, तो तुरंत दिमाग में ये सवाल भी खड़े करते हो, आ कहां से रहा है? तो क्या करे आदमी, मतलब चैन से जिए भी ना। तो अधिकार सबको है भाई, उसको भी ठीक से रह लेने दो, उसको भी ये वजूद बता देने दो कि नहीं, समाज भी सहयोग करके किसी को स्टैंड कर सकता है, तब तो लोग उससे प्रेरणा लेंगे। अगला प्रश्न जो है मुझे लगता है कि आपका सहज करेगा, लेकिन मैं पूछूंगा, कर ही नहीं सकता, कोई सवाल सहज नहीं कर सकता। बहुत डिमांड है पिछले 1.5-2 साल से 3 साल से आप एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत कवर करते हैं। बिल्कुल, और कवर ही नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि उनसे आपके आत्मिक रिश्ते भी भाई जैसे संबंध है हमारे। हाँ। उनकी पार्टी को लेके प्रश्न है, हालांकि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनसे बहुत जुड़े हुए हैं और ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए पूछ। मैं जिस शहर में बैठा हूँ, बरेली, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के अभी तक के जो दूसरी पार्टियों में जुड़े दलाल, छोटी छोटी दलाली करने वाले, लोगों को प्रताड़ित करने वाले लोग, वो उस पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं। ठीक, क्या ये खबरें ऊपर तक नहीं पहुंचती? अगर पहुंचती हैं तो इन पे एक्शन क्यों नहीं होता? दूसरा, पार्टी बढ़ाना, अपनी विचारधारा को फैलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए किसी को भी शामिल कर लेना, ऐसे व्यक्ति को जो आप पर आज नहीं तो कल बड़े धब्बे के रूप में होगा, तो ऐसी चीज़ें चंद्रशेखर जी तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? हाँ। ये प्रश्न आपसे इसलिए है, प्रश्न आपने सही व्यक्ति पर पूछा जी, और आरोप सही लगाए, लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा जी। इसका इसलिए उत्तर नहीं दूंगा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मेरे अच्छे संबंध हैं, तो आप मुझसे पूछिए कि मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या फंडिंग हो रही है, मुझसे जुड़े हुए सवाल पूछिए, लेकिन वो दलालों को क्यों ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये उनका विषय है। अच्छा ठीक है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता। आप अगर आरोप लगा रहे हैं कि वो दलालों को ले रहे हैं, मैं आरोप सही मान रहा हूँ, इसका उत्तर उनको देना चाहिए, सुन करके देना चाहिए, उनके लोगों को देना चाहिए। मैं इस बात का उत्तर क्यों दूं? आप मुझसे जुड़ा हुआ सवाल करिए, बिल्कुल, मैं उसका हर बात का उत्तर देने को तैयार। मुझे बस इतनी बात पहुंचानी थी, मेरी बात मुझे लगता है पहुंच गई। अब मैं उससे जुड़ा प्रश्न आपसे भी करता हूँ। आप जो है, मैंने कई बार, मैंने भी देखा, लोग भी देखते होंगे, आप उनके साथ घूमते फिरते मिलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप अपना काम फिर कब करते हैं? फिर ये घूम फिर भी रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि लोग अच्छी घड़ी भी पहन लें तो लोग पूछते हैं, तो क्यों ना पूछें? पता चला कि आप तो सांसद जी के साथ घूम रहे हैं, फिर चैनल कौन चला रहा है, और चैनल चल रहा है तो सांसद जी को समय कैसे दे पा रहे हैं? तो लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसा तो नहीं उधर से फंडिंग हो रही है और इधर से बस चैनल खाली नाम के लिए चल रहा है। अब ये बताइए कि जैसे अगर आपने ये सवाल उठाया है जी, तो इसके पीछे ये रिसर्च होनी चाहिए कि कितने दिन हम साथ होते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा साथ नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पे क्या है कि आपकी एक वीडियो गई जी, तो वो सबसे ज्यादा वायरल होगी, मान लीजिए साथ वाली, ठीक। तो आम जनमानस, मैं प्रश्न यहाँ पर अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूँ, जनता की तरफ से पूछ रहे हैं। दूसरी बात, जैसे एक पत्रकार का ये भी तो काम होता है ना कि वो किसी बढ़ते हुए मूवमेंट को कवर करे। जिस समय मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ दिख रहा हूँ, उस समय उनके किसी मूवमेंट को कवर भी तो कर रहा हूँ। क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ मैं बाली द्वीप में घूमते हुए दिख रहा हूँ? क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ मैं अमेरिका यात्रा पर दिख रहा हूँ, या इंग्लैंड, या चंद्रशेखर आजाद के साथ सत्ता परिवर्तन यात्रा पर उनके रथ पे दिख रहा हूँ? इसका मतलब मैं दिख तब रहा हूँ जब चंद्रशेखर आजाद सड़क पर उतर करके संघर्ष कर रहे हैं, तभी दिख रहा हूँ ना। मतलब आप वीडियो भी देखिए ना, जनता भी वीडियो देखे, तो जब चंद्रशेखर आजाद सड़क पर उतर करके संघर्ष कर रहे हैं तो मैं उनके साथ दिख रहा हूं, तब पत्रकारिता भी कर रहा हूं, मैं कवर कर रहा हूं, उस वीडियो को डाल रहा हूं। यही तो नेशनल जनमत का काम है। ऐसा नहीं कि इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर भाई का जब से मैंने साथ देना शुरू किया है, चैनल को काफ़ी आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरी भी अभी एक लिमिटेशन है, मुझे अपनी इमेज का भी ख्याल रखना है। तो मैं लगातार एक ही वीडियो बार बार नहीं डाल सकता। तो मैं मान लो 4 दिन यात्रा में हूँ साथ में, ठीक है, लेकिन कवर तो एक ही 2 दिन करेंगे ना, 4 दिन तो एक ही नहीं चला सकते। वो मुझे खुद में भी अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन मजबूरी ये है, अब जैसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये बनता है कि फिर आप केवल चंद्रशेखर भाई को ही कवर क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगला प्रश्न है ना, मतलब दूसरा व्यक्ति कोई उस तरीके से करे। समस्या केवल संसाधन की है। अगर संसाधन की वो समस्या ना हो, मैं फैक्ट बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी तो कवर नहीं करूंगा और बसपा कवर नहीं करूंगा, ये 2 कवर नहीं करूंगा। ये भी बता दीजिए क्यों नहीं करेंगे? बता दूंगा।
देखिए, बीजेपी को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा है उसके पास, और ये पूरा गोदी मीडिया पूरा उसको कवर कर रहा है, तो हमारे जैसे लोगों की कोई कवर ना करने कोई मतलब नहीं है। और सपा को कवर इसलिए करूंगा, कांग्रेस को इसलिए करूंगा क्योंकि ये मीडिया उतना उसको भाव नहीं दे रही है। मेरे पास हैंड्स हो अगर, तो मैं निश्चित तौर पर करूंगा, लेकिन चूंकि हैंड्स नहीं है, मैं एक ही जगह हो सकता हूं, अकेले ही तो हूं। एक मैं हूं, एक मेरे पास कैमरा पर्सन है, एक टूटा फूटा कहीं से व्यवस्था करके एडिटर है, कभी कुछ दे पाता हूं, कभी कुछ नहीं दे पाता हूं। तो ऐसे में जब संसाधन सीमित है तो मजबूरी है ना मेरी कि कहीं पर, तो अब बात यह है कि उनमें फिर चंद्रशेखर को ही क्यों चुना? अगर मुझे किसी चंद्रशेखर को इसलिए चुना क्योंकि चंद्रशेखर मेरे टाइप के आदमी है। मेरे टाइप का मतलब, जिस समय चंद्रशेखर सक्रिय पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय नहीं थे, उस समय के आप मेरे वीडियो देखिए, मैं सिर्फ आलोचना करता था। मुझे आप गलत निगाह से तब देख सकते हैं जब उस समय मैं किसी की चाटुकारिता कर रहा हूं और बाद में किसी की तारीफ करने लगा हूं। चंद्रशेखर भाई के इमर्जिंग से पहले मैं आलोचना करता था, बीजेपी की आलोचना, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं तो उसकी आलोचना करता था। अखिलेश यादव पे सवाल उठाता था कि आज ये संविधानवादी हैं, कल चरणों में हैं शंकराचार्य के, फिर तीसरे दिन फरसा पकड़ लिया और फिर चौथे दिन कांसीराम साहब पकड़ लिए। इस तरह से करके आलोचना करता था। और वोट के नागरिक हूं तो ये खुलासा नहीं करना चाहिए, लेकिन वोट तो कहीं ना कहीं देता ही था, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद क्या फर्क आया ये बताता हूं। हम सब जितने लोग हैं, कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम सब ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो अचानक से किसी रईस उद्योगपति के घर में पैदा ना हुआ हो। सब ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन जब चुनने की बात आती है तो सबको शक की निगाह से देखते हैं। मौजूदा दौर की पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में मुझे एक नाम बता दीजिए जो व्यक्ति अपने दम पर बढ़ा हो। राहुल गांधी क्या अपने दम पर बढ़े हैं? परिवार है पार्टी। अखिलेश यादव परिवार पार्टी, दोनों है। बहन जी और बहन जी के भतीजे। और तो नहीं, और तो किसी की उत्तर प्रदेश में चर्चा करना है क्या? ये चलो पिछलग्गू पार्टियों की भी कर लेते हैं, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, उनकी जिसकी करनी है, नहीं जिसकी भी और करनी है, संजय निषाद की करनी है, ओम प्रकाश राजभर की करनी है, जिसकी भी आप कर लीजिए। तो ये सब लोग वो लोग हैं जो कोई पिता के नाम पर, कोई भाई के नाम पर, कोई भतीजे के नाम पर, कोई किसी के नाम, या कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। अखिलेश यादव जी के घर में जो भी पैदा होता है वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाता है। तो अगर हमें हमारे दौर में हमारी हम उम्र का कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो प्राइमरी अध्यापक के घर में जन्म लेता है और अपनी मेहनत से संघर्ष कर करके 10-12 साल की मेहनत करके एक नाम कमाता है, तो मैं अगर उनका समर्थन करने में आलोचना प्राप्त कर रहा हूं तो कोई गुरेज नहीं है। एक बात रही बात सहयोग की, फंडिंग की, तो देखिए जैसे मैं तो चलो जिस तरह का भी व्यक्ति हूं, आप कटघरे में किसी चोर को जो ऑन स्पॉट पकड़ा गया हो उससे भी पूछेंगे तुमने चोरी की है तो वो भी मना करेगा। तो इसका जवाब देना बहुत हल्कापन हो जाएगा कि मैं कहूं कि नहीं मैं साहूकार हूं। मैं ये कहता हूं कि जो मेरा जीवन जानते हैं वो अच्छी तरीके से पता कर लें कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो फंडिंग लेता नहीं हूं, फंडिंग देता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम ऐसे सक्रिय नेता होंगे जिनका मैंने सहयोग अपनी तरफ से ना करवाया हो। खुले तौर पर कह रहा हूं, ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय जितने भी नेता होंगे वो अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें, मैंने समाज के लोगों से अपील करके कि यार ये समाज की बात तभी तो कर पाएगा यार जब इसको सहयोग करोगे। इलेक्शन में जाकर के ऑफिसर्स के माध्यम से या समाज के बुद्धिजीवियों के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर करके लोगों को दिलवाया है, तो ये बातें गौड़ हो जाती हैं। हाँ, इस समय ये आरोप लगना लाजमी है कि जब मैं स्वाभाविक तौर पर जब एक व्यक्ति के साथ ज्यादा दिखूंगा तो इस पर सवाल उठेंगे, और इस आरोप को मैं गलत नहीं मानता हूं भाई, ये उठने चाहिए और ये लाजमी है। लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति के साथ होने पर नियत इंपॉर्टेंट है। किस नियत से हैं? क्या आप धन की नियत से हैं? क्या आप पद की लालसा से हैं? क्या आप इस लालसा में हैं कि आपको आगे चुनाव लड़ना है, टिकट लेना है? अगर ये लालसाएं नहीं है, आप निष्पक्ष किसी का साथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है एक पवित्र काम है ये। दान पात्र में धन जो जा रहा है उसकी पवित्रता इंपॉर्टेंट होती है। उससे यह तय होता है कि लोग आपके लिए आगे जान देने को तैयार रहेंगे या नहीं रहेंगे। इससे ज्यादा सफाई देना मतलब अतिरिक्त बात हो जाएगी। लेकिन इससे जुड़ा एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आप फिर कहेंगे मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे। जी। वो ये, क्या ऐसा भी संभव है कि भविष्य की राजनीति में लखनऊ में नीरज भाई पटेल के ऑफिस में भी लोग पहुंचे आवेदन लेके कि हमें टिकट दिलवा दीजिए चंद्रशेखर भाई से? अभी भी होता है। भविष्य में क्या होता है? अभी होता है। केवल चंद्रशेखर भाई की बात क्यों, सपा से लोग मानते हैं कि मेरे अखिलेश जी से अच्छे संबंध है, वो भी मुझसे कहते हैं। पल्लवी जी का जब गठबंधन होने जा रहा था तब तमाम लोगों ने लाइन लगाई। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें अपने आप को बड़ा वो नहीं दिखाना चाहिए। एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी किसी को किसी का करीबी पाया जाता, या करीबी छोड़ दीजिए, सामान्य तौर पर पत्रकारों को माना जाता है कि उनके पॉलिटिशियन से संबंध होते हैं, तो ये करीबी वाली बात तो आप छोड़ दो। मैंने खुद
बीजेपी बीट कवर की है, मैंने खुद कांग्रेस बीट कवर की है। आप जो बीट देखते हो ना, उस बीट का मतलब मैं क्लियर कर देता हूं, जो लोग पत्रकारिता से नहीं है, बड़े बड़े संस्थानों में अलग अलग विभाग, अलग अलग पार्टी बटी होती है, तो एज ए रिपोर्टर उनको अलग अलग विभाग, अलग अलग पार्टियां दे दी जाती हैं। तो जिस समय मैं जो पार्टी की बीट देखता था, उस समय लोग आ जाते थे, दिनेश भाई आपके अच्छे संबंधों की सिफारिश कर दो। तो ये मतलब एक सामान्य बात है। एक प्रश्न और इसी राजनीति से, जी। आप चूंकि जुड़े हुए भी हैं और करीब से देख रहे हैं, चंद्रशेखर जी की राजनीति में, उनके संघर्ष को हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, उनकी राजनीति में जो मौजूदा पार्टियां, उनसे अलग क्या देख? पहली चीज तो हमने यही बता दी कि किसी के उसमें जन्म नहीं लिए हैं। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद अकेले पॉलिटिशियन हैं इस समय पूरे देश में जिन्होंने EWS और UGC पर क्लियर कट राय रखी। पॉलिटिशियन नहीं, सॉरी गलत मैंने कह दिया, सक्रिय पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद। क्यों? ऐसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, हमारे चाचा जी हैं, पूरे विचारों के हैं हमारे चाचा जी। क्यों हैं हमारे? क्योंकि हमारे विचारों के, और हमारा और क्या संबंध है? तो लेकिन सांसद की अगर बात करें तो सदन में चंद्रशेखर आजाद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सदन में नमो बुद्धाय, जय भीम और जय जोहार तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ इस्तेमाल किया। ठीक है, चंद्रशेखर भाई संविधान लेकर के बहुत लोग गए, लेकिन वो ईश्वर की शपथ, संविधान भी लिए हैं और ईश्वर की साक्षी मान करके, तो वहीं से देखो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो इलेक्शन लड़ा नगीना में, बहुत करीब से मैं देख रहा था, मैं ऑब्जर्व भी करता हूं, मैं किसी का भाई हूं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आज भी चंद्रशेखर आजाद भाई अच्छे से जानते हैं कि उनका पहला आलोचना मैं ही करूंगा अगर गड़बड़ करेंगे तो उस इलेक्शन को भी मैंने करीब से देखा। उस इलेक्शन में जिस समय उनके लिए सांसद बनना बेहद महत्वपूर्ण था, अगर पाखंड का वो विरोध करते थे तो उन्होंने किसी मंदिर में माथा नहीं टेका। इस दौर में ये अच्छे पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद भी सांसद बन गए। दूसरा एक सबसे बड़ा फर्क क्या मैं देखता हूं कि स्पष्ट तौर पर उन्होंने इंटरव्यू लिए, एक नई परंपरा शुरू की। अगर वो सक्रिय पार्टी होती और ये गोदी मीडिया कवर कर रहा होता, देश में बहुत बड़ा एक नजीर जाती कि पहली बार विधानसभा के टिकट देने के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया अपनाई गई और खुले मन से कहा गया कि हमारे यहाँ पैसा नहीं चलता है। दूसरी जो पार्टियां हैं जो केवल सत्ता से जरा सा सट भर गई, भास्कर ने सर्वे किया है, भास्कर ही का इन्वेस्टिगेशन आया है, बसपा से लेकर के अनुप्रिया पटेल से लेकर के और राजभर से लेकर के निषाद और सबको का उसने पोल खोली है। और उसमें कितनी सच्चाई है वही लोग जाने, लेकिन ये आरोप लगातार लगते रहते हैं बीच बीच में और वो साबित भी होते रहते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा क्लियर कट जो हम पॉलिटिक्स कहते हैं भाई कि पाला खींच करके लड़ने वाली, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट लेने वाले जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने क्या मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया कभी? अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया। क्लियर कट मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा। ठीक, यानी कि वो जिसके साथ हैं उसके साथ खुल करके हैं, बिना ये सोचे हुए कि हिंदू वाला कहां चला जाएगा। एक बात, क्या आपने कभी देखा किसी को कि कोई पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत हो कि सड़क पर खड़े होकर के सड़क पर अपने सामने नमाज पढ़वा दे विपक्ष में रहते हुए? इस समय तो संभव ही नहीं, इस समय संभव नहीं है। ये इसको भी छोड़ दीजिए, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं देश में, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ये कल्चर शुरू किसने करवाया कि किसी की मौत पर उसके घर पहुंचना है? और कुछ इंटरनल चीजें हैं जो मैंने उनको बहुत करीब से गूढ़ तरीके से समझा, तो मुझे समझ में आया कि वो व्यक्तिगत तौर पर बहुजन है। पार्टी में जो समस्याएं हैं, आपने आरोप लगाए, वो सही हो सकते हैं, पार्टी में जातिवाद हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल चंद्रशेखर आजाद की मैं बात करूं, जहां तक मैंने समझा है, वो कल पलट जाए तो मैं उसका ठेका नहीं लिया हूं, वो 5 साल बदल जाए, वो कहां बिक जाए, मैं इसका ठेका नहीं लिया हूं। फिलहाल की तौर पर मैं बात कर रहा हूं, मैंने जितना समझा है वो व्यक्ति बहुजन सोच का है। अच्छा, एक बात और कह देते हैं, चलो ओबीसी की जहां बात आ गई, ये कहेंगे आदमी कि यार मुस्लिम के लिए बात कर रहे हैं। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस समय अपने एजेंडे में रखा है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम अति पिछड़ों को अतिरिक्त 15% आरक्षण देंगे? अतिरिक्त इससे अलग 27% से अलग। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एजेंडा रखा है कि हम आएंगे तो अति दलितों को इससे अलग 5% आरक्षण देंगे, इससे अलग? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये स्पष्ट तौर पर जब विभाजन की बात आई, एससी में विभाजन की बात आई, तो चंद्रशेखर आजाद उस जाति को बिलोंग करते थे जो एग्रेसिव जाति है, वो जो कहती थी कि अगर विभाजन की बात होने लगेगी तो हमें नुकसान होगा। इसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद के उस समय के बयान सुनो, अपने राजनीति को साइड में रख करके उन्होंने कहा अच्छा वाल्मीकि समाज को हिस्सा नहीं दोगे तो वो नाराज नहीं होंगे। यानी कि हम लोग एक, जैसे मुझे राजनीति नहीं करनी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो लड़ाई में लड़ रहा हूं, वो पॉलिटिशियन के तौर पर वो लड़ाई लड़ने, लेकिन अंतर है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, वो पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिशियन में कुछ ना कुछ चीजें तो एरर होती हैं, और वो एरर होंगी, उसमें उनकी आलोचना भी होगी समय के साथ, कई चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ, पर्सनल प्रश्न ही होने लगे तो एक और प्रश्न, मैंने ये मीडिया हाउसेस की खबर नहीं है, ये पार्टी के अंदर के लोगों की खबर है, क्योंकि मेरे भी संपर्क कई लोगों से हैं, पार्टी से जुड़े लोग ये बता रहे हैं कि
चंद्रशेखर जी जब सांसद बने और उसके बाद जब शपथ ग्रहण में गए जी, तो उनका ड्रेस कोड भी तय करने वाले नीरज भाई पटेल थे। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कैसे हुआ? ये हम लोग जरूर आप साथ लोगों में को खरीदने गए थे, बताइए। कपड़े साथ में खरीदने गए थे। चूंकि हम मेरे लिए भी बड़ा मौका था। जी। बड़ा मौका इस तौर पर था कि यार चंद्रशेखर भाई के जीतने से पहले मुझे ये लगने लगा था कि यार मेरे सिद्धांतों पर कोई राजनीति करेगा तो सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद मानता हूं कि मैं पार्षदी का चुनाव नहीं जीत सकता, मैं सभासदी नहीं जीत सकता। मुझे लगता है यार सिद्धांतवादी लोग राजनीति में सफल नहीं हो सकते। नहीं होते। तो चंद्रशेखर भाई के जीतने से मुझे भी ऊर्जा मिली। क्यों ऊर्जा मिली भाई? पहले तो शरद यादव जी थे, ठीक है, पहले रामस्वरूप वर्मा जी थे जो राजनीति में रहे, वित्त मंत्री भी रहे, पहले बाबू जगदेव बाबू भी थे जो राजनीति में भी रहे, विचारों के भी रहे, महाराज सिंह भारती भी सांसद बने। लेकिन शरद यादव जी के जाने के बाद एक वैक्यूम हो गया। क्यों वैक्यूम हो गया? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी विचारों की वजह से चुनाव हार गए। तो लोगों ने कहा देखा, हालत देखी, विचारों की बात करते थे। तो हम लोगों को भी एक ऊर्जा चाहिए थी कि देखो विचारों की बात करके भी जीता जा सकता है। तो चंद्रशेखर आजाद को जो 5.5 लाख वोट मिले, वो इंडिविजुअल चंद्रशेखर आजाद को नहीं मिले, एक विचार को मिले कि देखो यार ये विचार अभी भी जीवित है और क्लियर कट पाला खींच के, लाइन खींच करके भी जीता जा सकता है। तो वो जीते। तो बाद में बात हुई, हम लोगों की अक्सर बात होती रहती है, तो फिर बातचीत में चर्चा हुई कि क्या पहनना चाहिए। तो ये हुआ कि नीला कोई ड्रेस पहननी चाहिए। तो बोले आप दिल्ली आइए तो हम लोग चलते हैं, खरीदते हैं। उस दिन मुझे एक बात का और एहसास हुआ, चलो आपने सवाल कर लिया है तो ये भी कह देता हूँ। हम लोग तो मुझे ये हुआ कि अब तो सांसद बन गए हैं, तो थोड़ा ठीक ठाक जगह खरीदने जाएंगे कहीं। अब पता चला सिक्योरिटी मिली हुई है और हम लोग जेएनयू के पास एक दुकान में पहुंच गए खरीदने के लिए। अब चंद्रशेखर भाई मुझसे कह रहे हैं, और किसी से नहीं कह सकते थे, ये बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन आज चर्चा हुई तो कर देता हूँ। मुझसे कह रहे हैं नीरज भाई रेट देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ। तो अब जो और लोग साथ में गए थे उनको तो ये कहा था कि सांसद की ड्रेस तय कर रहे हैं, तो महंगे महंगे वो निकलवाए। अब चंद्रशेखर भाई मेरी तरफ देखें, मैं समझ गया कि रेट ज्यादा है, तो मैंने कहा नहीं पसंद नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। फिर एक कम रेंज वाला, आप सूट कर को देख लीजिए ना, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कितना महंगा है। फिर एक कम रेंज वाला कपड़ा निकाला गया, उन्होंने बिना देखे कहा बस यही फाइनल है। और उस दिन मुझे एक चीज और समझ में आई कि मैं अपने कपड़े पहनने में ज्यादा चूजी हूँ। उन्होंने कहा लाओ ब्लू पैंट निकालो, इसी में 3 फाड़ दो, लाओ व्हाइट शर्ट निकाल दो, इसी में 3 फाड़ दो। ऐसे कपड़े सिलेक्ट हुए। तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ये आकलन किया कि आरोप झेल लूंगा, लेकिन इस आदमी को अकेला नहीं पड़ने दूंगा। आपकी प्रतिबद्धता है, निजी संबंध हाँ, है, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। नहीं निजी नहीं है, निजी नहीं है, सामाजिक संबंध है। अच्छा, निजी नहीं है। निजी तो हम लोगों के संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं। सामाजिक तौर पर भाई जानते हैं हम लोग एक हफ्ते लड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, सामाजिक चीजों के लिए कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं बहुत लंबी लंबी। मैं अपनी बात में सुधार कर देता हूँ। आपके ये सामाजिक संबंध है। जब तक उनके विचार, जब तक उनके काम समाज के काम आ रहे हैं, तब तक ये संबंध है। बाकी निजी बने रहेंगे, लेकिन मैं आलोचना करना शुरू कर दूं। बिल्कुल। प्रश्न भी यही था, आपने जवाब दे ही दिया मुझे कि अगर वो अपने पथ से भटकते हैं तो आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति आप। बिल्कुल। लेकिन एक प्रश्न जो सबके लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं है, कि जो भी आज के टाइम डिजिटल मीडिया है, ये भी देख रहे हैं हम लोग कि विपक्ष भी अपनी जमीन तलाश रहा है उत्तर प्रदेश में, देश में, और सत्ता परिवर्तन भी होगा, आज नहीं तो कल। बिल्कुल। जब होगा, आज आप जिस सत्ता के विरोध में बोल रहे हैं और जिनको आप कह रहे हैं कि वो निरीह हैं आज के समय और उनको जरूरत है, कमजोर है, उसके साथ आप खड़े हैं, वो सत्ता में पहुंचते हैं, वो कमजोर सत्ता में पहुंचते हैं और उनका आचरण गलत होता है, तो क्या उस समय झिझकेंगे तो नहीं आप? ये उसी समय ज्यादा बेहतर रहेगा भाई। आज बड़ी बड़ी बात क्या कहने से क्या फायदा है? नहीं, फिर भी थोड़ा सा जानना तो चाहेंगे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं, मतलब ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं हमारे साथ की टीम के लोग, ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं निष्ठुर टाइप का निष्पक्ष व्यक्ति हूं। निष्ठुर टाइप का निष्पक्ष। मैं 1 मिनट गलत होने पर ये नहीं सोचता कि हमारे संबंधों पर क्या वो होगा। मतलब सवाल उठाने पे मैं 1 मिनट सवाल नहीं उठाता। चंद्रशेखर भाई ने संसद में चमार रेजिमेंट की बात की थी। आप मेरा वीडियो उठा के देख ली, सबसे पहले आलोचना मैं नहीं की कि जाति के आधार पर रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, और मैं चमार रेजिमेंट का भी समर्थन नहीं करता हूं। उनकी पॉलिटिकल डिमांड थी, उनका काम था, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक किया होगा, लेकिन हमारा जो काम है उस काम को अपने जिम्मेदारी से निभाते हैं। उम्मीद भी यही करते हैं कि आप निष्पक्षता के साथ अपनी पत्रकारिता करते रहें, और नहीं करेंगे तो आलोचना होनी चाहिए। जैसे आज इसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, हम लोग कहना चाहिए। बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने काफी गंभीर प्रश्न कर लिए, अब मैं थोड़ा माहौल को हल्का करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए एक हमने राउंड बनाया जिसको रैपिड फायर राउंड कहते हैं। उसमें आपको कुछ शब्दों में या एक शब्द में आंसर देना, ज़्यादा उसको डिटेल नहीं करना। मैं कुछ शब्द दूंगा, उन पे आपको बात रखनी है। तो पहला शब्द वही है जिसे हम तथाकथित मुख्यधारा मीडिया या गोदी मीडिया कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करें? कॉर्पोरेट, दरबारी, मेलोडी मीडिया, चरणों में पड़ा हुआ मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है उसको कैसे समझते? बहुत बचकानी हरकत है, और
बिना सिर पैर के लोग जो सोशल मीडिया में आ गए हैं वो ट्रोलिंग करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। सच्चा पत्रकार किसे मानते हैं? सच्चा पत्रकार, फिर मैं कहूँगा ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव विषय है। कोई सच्चा पत्रकार नहीं हो सकता। कोई किसी के लिए अच्छा है, कोई किसी के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं सच्चा पत्रकार उसको मानूंगा जो बिना किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट फंडेड हुए बिना अपना काम ईमानदारी से कर रहा हो। देश का सबसे ईमानदार पत्रकार कौन? अखिलेश यादव जी वाला सवाल नहीं है। हाँ, इसका जवाब तो मैं इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे क्या पता किसी के बैंक अकाउंट्स के बारे में, किसी अन्य चीज़ों के बारे में, तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। तो मैं खुद ही को अपना कह सकता हूँ कि देश का सबसे ईमानदार पत्रकार मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ। मैं क्या भाई मैं आपको भी कैसे जान सकता हूँ कि जैसे आप मेरे मित्र हो सकते हैं, ये भाई मेरे मित्र हैं, तो मैं कैसे जान सकता हूँ इनका क्या जरिया है, आपका क्या जरिया है, या और जो अच्छे नाम हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ देश में इस समय, जैसे वो चौधरी जी हैं उनको मैं पसंद कर रहा हूँ इस समय, लेकिन मुझे क्या पता है ना। तो मतलब मैं ऐसे कह दूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई मुझे अपने बारे में पता है, तो मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि मैं ठीक व्यक्ति हूँ। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि देश के सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रधानमंत्री अभी तक के प्रधानमंत्रियों में, पुराना जो दौर था तो मैं उस समय की बात नहीं कह सकता क्योंकि उस समय जीवित नहीं था, लेकिन जब से मैंने होश संभाला तो मैं मनमोहन सिंह को मानता, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मौन रह करके भी बहुत प्रभाव डाला उन्होंने। उनकी किस नीति को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अरे देश में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश में जो पैसे का फ्लो बढ़ा, वो सब कुछ अर्थनीति उन्हीं की देन थी। जी, आपके बहुत सारे इंटरव्यू हुए होंगे, पॉडकास्ट में भी गए होंगे। जी। अब तक का सबसे कठिन कौन सा रहा? मेरा कठिन इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं हो सकता। उसकी वजह इस पे एक लाइन पे वजह बता देता हूँ। एकदम खुली किताब है। आप हमारे आपके बहुत भाई जैसे संबंध हैं, इसके बावजूद यहाँ आने के बाद मैंने क्या कहा था, किसी सवाल पे झिझकिएगा मत, क्योंकि कुछ जीवन में है ही नहीं है, कुछ छुपा है ही नहीं। तो वही कोशिश की मैंने। हाँ, जो चाहते हो वो खुल करके पूछिए, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ मन से, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया आपने। चलिए, धन्यवाद। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत किसे मानते हैं? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है पत्रकारिता का निष्पक्ष होना। उससे बड़ी कोई ताकत हो ही नहीं सकती। खतरा? उनके चरणों में पड़े रहना, पत्रकारों का जो तथाकथित अपने दलाल मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, इसका चरणों में पड़े रहना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एक पत्रकार या एक्टिविस्ट? मैंने अपने घर पर, उरई वाले घर पर अपना एक परिचय लिखवाया है, और वो परिचय, उस परिचय में खासियत यह है कि पूर्व भी नहीं लिखा जा सकता, रिटायर्ड भी नहीं लिखा जा सकता। मेरा जीवन हमेशा उसी परिचय में मैं रहना चाहता हूँ। क्या है वो बताइए जरूर। जर्नलिस्ट ऑब्लिक सोशल एक्टिविस्ट, ये परिचय मेरे घर पे लिखा हुआ है। ये वहीं से प्रश्न उठाया हुआ था। सत्ता से बड़ा कौन है? देखिए, अगर इसका थ्योरिटिकल आप सवाल जानना चाहते हैं तो सत्ता से बड़ी सिर्फ जनता है, लेकिन मौजूदा समय में तो सत्ता से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि निरंकुश और तानाशाह हो चुकी। चुनाव आयोग खत्म है, ब्यूरोक्रेसी चरणों में है, पत्रकारिता चरण चाट रही है, न्यायपालिका राज्यसभा जा रही है जी। तो सत्ता से बड़ा कौन है? जनता से सबसे बड़ी उम्मीद क्या आप रखते हैं कि जनता क्या कर सकती? हाँ, अच्छा सवाल है। और ऐसे समय में ये सवाल किया जिस समय सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर मरणासन स्थिति में है। 17 दिन हो गए। मुझे मतलब बहुत तकलीफ एक बात की होती है। अभिजीत दीपके जब चर्चित हुए, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, तो एक पार्टी के सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी तेजी से इसके वो बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये तो मैंने कहा सब सोशल मीडिया पे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा आकलन ये कहता है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई आंदोलन करेगी तो उसमें 1-1.5 लाख की भीड़ आसानी से आ जाएगी। मैंने कहा नहीं आएगी, क्योंकि मैं अति उत्साही व्यक्ति नहीं हूँ। ना मुझे जल्दी आप हतोत्साहित कर सकते हैं, ना अचानक से मैं उत्साहित होता हूँ। मैं बहुत स्थिर और धैर्यवान व्यक्ति हूँ। तो मैं चूंकि इस देश की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, और वही मैं इस देश के लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि हर चीज में जाति मत होना करिए। मतलब कोई आंदोलनकारी आ गया लड़ने, तो एमके स्टालिन वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एमके स्टालिन हमारी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे तो हम जाति पता करेंगे। अजीत दीपके वैसे तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, कॉकरोच जनता पार्टी चला रहा है, लेकिन जब वो आंदोलन करेगा तो पहले उसकी जाति खंगालेंगे, फिर उस जाति के आधार पर हम देखेंगे कि इस जाति की वजह से हमारी पार्टी के, हमारी जाति के नेता को नफा नुकसान तो नहीं है, तो हम उसके आंदोलन में शरीक होने जाएं या ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो हम शरीक होने जाएं, हमारी पार्टी का नेता नाराज हो जाए, हमारी जाति को कुछ नुकसान हो जाए। तो जो हर चीज में जबरन जाति, बल्कि मैं बहुजनों से स्पेशल तौर पर कहना चाहता हूँ कि नेता खोजते समय, अपना अगुआ खोजते समय, आंदोलनकारी खोजते समय जाति को प्रेफरेंस मत दीजिए। क्रांतिकारी केवल अपनी जाति में तलाशना बंद कर दीजिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्या ये हो गई है इस देश में इस समय कि हर व्यक्ति चाहता है हमारी जाति का मुख्यमंत्री बन जाए। तो प्लीज जाति मत खोजिए। जितना भी समय मिले, किसी के लिए आप सड़क पे नहीं आ सकते तो बोलिए, बोल भी नहीं सकते तो मौन समर्थन कर दीजिए, मौन समर्थन भी नहीं कर सकते तो चुपचाप 10, 20, 50, 100 रुपए उसका सहयोग कर दीजिए। बोलने वालों को आगे बढ़ाइए, वरना ये सारी चीजें समय रहते खत्म हो जाएंगी और आप रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस सेगमेंट में ये तो थे जनरल क्वेश्चन, अब इसमें है कुछ व्यक्ति आधारित क्वेश्चन। कुछ व्यक्तियों का मैं नाम लूंगा,
उनके बारे में आपके क्या विचार हैं तो बताइए। जी जी। पहला व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को मैं कहता भी हूँ डंकाधिपति नाम से उनको, जो डंका पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना बजवाना चाहते हैं, लेकिन एक एक्टर बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वो नेता जितने अच्छे हैं उससे अच्छे वो अभिनेता हैं। अभिनय बहुत अच्छा करते हैं, उनको पता है उनको कब रोना है, कब हंसना है, कब आम खाने के सवाल करवाने हैं। तो मैं उनसे प्रभावित कभी नहीं हो पाया। अमित शाह जी। अमित शाह जी दोस्ताना बहुत अच्छा निभाते हैं, अपने मित्र के साथ बिल्कुल डटे हुए हैं। और मित्र प्रधानमंत्री, इस जोड़ी से, इस जय वीरू की जोड़ी से लोगों को सीख भी लेनी चाहिए। तमाम अभी इसको पॉलिटिकल सिनेरियो में भी समझिएगा, तब जो दो लोग आगे बढ़ते हैं उसमें जब एक मित्र आगे बढ़ जाता है तो दूसरा उससे कंपटीशन करने लगता है। अमित शाह से ये सीखने की जरूरत है कि एक मित्र आगे बढ़ा हुआ है तो जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा है तब तक वो अपने आप को सेकेंडर बनाए हुए है, वो उससे हिस्सा मांगने नहीं जा रहा है, लड़ नहीं रहा उससे। ये सीखने की भी जरूरत है। तो दोस्ती बहुत अच्छी निभाई है और राजदार बहुत अच्छे हैं अमित शाह। राहुल गांधी अच्छे इंसान है। राहुल गांधी से मैं मिला, राहुल गांधी इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधियों को इस देश के राजनीति की बहुत अच्छी समझ नहीं। व्यक्ति अच्छे हैं, इस समय फिलॉसफी बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन देश में जिस चतुर चालाक, जिस तरह के पॉलिटिशियन की जरूरत है वो राहुल चतुर चालाकी उनके अंदर शायद बहुत ज्यादा नहीं है। अखिलेश यादव मैं कहता भी हूँ, अखिलेश भाई हैं हमारे, उनको, उनके लोगों को खराब भी लग जाता है। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, बेहद मस्खरे पॉलिटिशियन है। आज क्या हैं कल क्या रहेंगे खुद उनको पता नहीं रहता है। वो जो उनका ऑफिस है, मैं उसको समाजवादी मनोरंजन केंद्र कहता हूँ, वहाँ बैठ करके, हाँ भाई तुमको डांस अच्छा आता है, चलो तुम नाच करो, तुमको गाना अच्छा आता है। इस दौर में अखिलेश यादव बहुत बड़े की फैक्टर हो सकते थे पूरे देश की राजनीति के लिए। 37 सांसद लेकर के भी एक आदमी मस्खरापन कर रहा है। कोई ऐसा इंटरव्यू आप नहीं बता सकते, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बता, कितने भी गंभीर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक सेंटेंस के लास्ट में उनको हंसना ही है। तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं वो। योगी जी के बारे में क्या विचार है? योगी जी बेहद जातिवादी, क्रूर किस्म के एक शासक हैं जिनको अपनी जाति पर गर्व है। जब वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि मुझे अपनी जाति पर गर्व है, तो उनसे ज्यादा जातिवादी कोई मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में हुआ हो, मुझे इस पर संदेह है। ओम प्रकाश राजभर, पियर का चचा को मैं अपने वीडियो में भी कहता हूं, वही यहां भी कहूंगा, मनवड़ बड़ बोले चचा, जिनका जुबान पर अपनी काबू नहीं है, लगाम नहीं है। और मैं तो मतलब चाहता भी नहीं कि उन पर बात की जाए, सिरे से खारिज करना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को जिनको पता ही नहीं कि हम अपने लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। इस तरफ आएंगे तो इस तरफ अतीत उत्साह में बोलेंगे, उस तरफ जाएंगे तो उस तरफ अति उत्साह में बोलेंगे, तो क्या कहा जाए। मायावती जी को इस समय मैं कहूँगा कि उनको जो एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है बीजेपी ने, तो उसी तरीके से मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। और देश में अगर कोई बहुजनों की राजनीति करने वाला व्यक्ति उनको दिखाई दे रहा है, आप देखना एक बहुत बड़ी विडंबना, बहन जी उनको किसने कहा? जनता ने, ठीक है, लेकिन उन्होंने भतीजा किसको कहा? आकाश को, सिर्फ एक व्यक्ति को। पूरा प्रदेश और देश उनको बहन जी कहता है, और बहन जी ने अपना भतीजा, अपना भाई केवल एक व्यक्ति को मान रखा है। 147 करोड़ में एक ही ढूंढ पाई। वही भाई का। तो ऐसी पॉलिटिक्स, जिसको कांसीराम साहब ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, उन्होंने अपने पेट से तो ना सही, लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से पार्टी का राजा पैदा करवा दिया। तो बहुजन राजनीति को मौजूदा दौर में सर्वनाश करने वाली बहन जी है। एक ऐसा नाम जिसके बिना आपका जीवन भी अधूरा है और आपकी जीवन यात्रा भी जिसमें आप चल रहे हैं, शोभी नीरज पटेल, कैसे डिफाइन करें? मेरी बहुत बड़ी सहयोगी, मेरी जीवन संगनी, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज मैं, हाथ में उनके चोट है, मैं बरेली में हूँ, प्लास्टर बंधा हुआ है, इसके बाद भी मुझे यहाँ आने की आज़ादी है, मैं रिलैक्स होकर के इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। तो सुभी का निश्चित तौर पर बड़ा रोल है जीवन। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा कि कल शाम जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तो हमारे साथी ने कहा कि घर पे खाना रहेगा। आपने कहा काफ़ी लोग हैं, तो आपने कहा आपको नहीं बनाना, जिन्हें बनाना है उन्हें की। बिल्कुल। मैं इस बात को थोड़ा सा, इस पर एक प्रश्न भी करना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं हम कहीं भूल जाते हैं और हम चर्चा भी नहीं करते उस आधी आबादी की, बिल्कुल, जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलती है और हर काम में हमारा सहयोग करती है। तो जो महिला सशक्तिकरण है या महिलाओं के उत्थान की जो बात होती है, उस पर आपके क्या विचार है? बिल्कुल, ये फैक्ट है कि बहुजन मूवमेंट जिसको कहते हैं, सोचिए हम लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं को ये अधिकार दिलवाए, बाबा साहब ने जो ये मतलब तलाक का अधिकार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं थे, ये सब दिलवाए।
तो हम उन सब बातों को करते हुए ये भूल जाते हैं कि उस मंच पे ही हम महिला को जगह नहीं देते हैं। एक भी नहीं मिलती, एक भी महिला नहीं मिलती मैक्सिमम जगह पर। और छोड़ दीजिए, मुझे तब तकलीफ होती है कि जो लोग मेरे जैसे, मैं मंचों पे कहता भी हूँ, मेरे जैसे भाषणवीर जो मंचों पर बड़े बड़े ज्ञान ठोकते हैं, वो भी अपनी पत्नियों को आगे नहीं लाना चाहते हैं कि भाई आगे आए, समाज से मिलें, घर में दुक्का करके वहीं से अंदर से हाथ डाल दिया, लो पानी ले लो। मतलब इतना दबा छुपा करके रखे हो यार। तो कम से कम भाइयों, मेरा अनुरोध है कि अगर अपने आप को मानववादी मानते हो तो कम से कम अपने घर से वो सिस्टम तो हटवा दो कि हमारी महिला घूंघट में ही रहेगी, हमारी महिला इनके सामने नीचे बैठेगी, उनके सामने ऊपर बैठेगी। तो ये दौर है जब कम से कम मिनिमम तौर पर अपने मित्रों से मिलवाना शुरू करिए, कार्यक्रमों में ले जाना शुरू करिए। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप घर में अपने अकेले जागरूक हैं तो आप अपने घर में अल्पसंख्यक हैं। जब तक आपकी पत्नी जागरूक नहीं होगी, बच्चे आपके साथ हो ही नहीं सकते। जब आप मर जाओगे तो आप अपने विचारों को लेके चले जाओगे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उनकी बहू और उनकी दामाद आपके सब आपके विचारों के खिलाफ होंगे। तो आप अकेले विचार लेकर के आए थे और अकेले विचार लेकर के मर जाओगे। पत्नी को अपने विचारों से जोड़ो, जैसे मैंने जोड़ा, तो आपका बेटा भी मेरे बेटे की तरह कबीर है, मस्त रहेगा। और जब आप उससे पूछोगे कि तुम्हें इन स्थलों पर जाना है, तो कहेगा मैं ढोंगी स्थलों पर नहीं जाता। तो फिर तीनों लोग आप मस्त जीवन जियोगे, 3 या 4 जो भी हो आप। नीरज भाई पटेल जी की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं थोड़ा भावनात्मक व्यक्ति हूँ, भावुक जल्दी हो जाता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे धमकी से, मुझे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन मुझे भावनाओं से थोड़ा सा कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन भावुक किया जा सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। और मेरी सबसे बड़ी ताकत इसी में मैंने छुपा दी है कि मुझे अगर ये कोशिश करोगे कि कोई धमका ले, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो मुझे धमकी से डरा सके या पैसे से खरीद सके। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मेरे पास स्थायी तौर पर स्थायी कोई कमजोरी नहीं है। स्थायी कमजोरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब स्थायी कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही। मतलब एक और मेरे पास एक प्लस पॉइंट है मेरे जीवन में कि वैसे तो हम सब लोग सो नहीं पाते हैं, बहुत कायदे से ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर मुझे काम है तो आप मुझे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 3 घंटे खड़ा रखें तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं पसीने से लथपथ हो जाऊं, मुझे दिक्कत नहीं होगी। जब काम सामने दिख रहा हो, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और यहाँ तक कि यूरिन भी नहीं लगती है। तो ये प्रकृति का मुझे सहयोग है। अंतिम प्रश्न जो है वो ये है कि इतनी सारी बातें आपसे की, आपने जैनर भी समझ पाया होगा कि मैं किन मुद्दों पे बात करना चाह रहा था। हाँ। और किस तरह का हमारा जो है दर्शक वर्ग है। तो उन दर्शकों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? दर्शकों के लिए मेरा संदेश यही है कि भाइयों, अगर चाहते हो कि आप इस तरह की पत्रकारिता जो आप सुनना चाहते हो, कि कुछ आपके मुद्दों की बात हो, कुछ आपके हक की बात हो, कुछ आपके अधिकारों की बात हो, तो प्लीज़ जो भी आपके इर्द गिर्द आपको रिपोर्टर ऐसा लगता हो कि वो खाली माइक लेकर के टहलता रहता है, लेकिन आप उसके मुद्दों से, उसकी पत्रकारिता के, उससे विचारों से सहमत हों, तो उसको सहयोग करें, उसको सपोर्ट करें, ताकि वो चंद रुपयों के सामने झुके ना, बिके ना, वो दिन भर इस चक्कर में ना टहले कि हमारे क्षेत्र में खनन हो रहा हो तो हम वहाँ से जाके पैसा ले आएँ। आप मिनिमम उसका सहयोग करिए तो वो आपके स्तर की पत्रकारिता करेगा। और अगर उसका सहयोग नहीं भी करते हैं तो कम से कम, जो जैसे आपने ये पॉडकास्ट देखा, मेरा चैनल देखा, कोई चैनल और देखते हैं, तमाम चर्चित चैनल हैं, उन चैनलों का भी कुछ सहयोग करते रहें ताकि वो लोग अपनी आवाज़ खुद बनी रहें, वो उनको दरबारी किसी का ना बनना पड़े। यस जी, आपने बहुत बेबाकी से, ईमानदारी से उन तीखे सवालों का भी जवाब दिया जिनकी मैं उम्मीद नहीं करता था, और उनका सामना किया बहादुरी से। देश को ऐसे ही संवाद की ज़रूरत है, सिर्फ मन की बात की ज़रूरत नहीं। तो जहाँ ऐसे संवाद होते रहे, जहाँ बिना डरे हर पहलू पे बात की जा सके, तो ऐसे कार्यक्रम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा भी आपको बुलाएंगे। और आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने नहीं सोचा था कि आप मतलब इतना व्यवस्थित ढंग से इतने अच्छे सवाल करेंगे। और तीखे सवाल, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, तीखे सवालों से मुझे कभी इसलिए नहीं घबराता हूँ ना, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ भी छुपा नहीं है। जो कुछ है सब कुछ समाज और जनता के सामने है। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, और नए सेटअप में आपका सेटअप बहुत अच्छा है। मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ जी? ठीक है। आप ग्राम प्रधान हैं जी, ठीक है, गुर्जर समाज से आते हैं, आप बहुजन विचारों में सक्रिय भी रहते हैं। आपको क्यों ऐसा विचार आया कि मैं एक पॉडकास्ट अपना शुरू करता हूँ? किन विचारों को सोचकर आपने किया? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने बैठी शख्सियत के
बारे में जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति को ये लगता है या लोगों को ये लगता है कि वो व्यक्ति सामने है इसलिए उसकी तारीफ की जाती है। जब मैं राजनीतिक मंचों पर होता हूँ तो एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ, डॉक्टर रवि नागर जी, जो बरेली में राजनीति मैंने उन्हें करते हुए देखा और मैंने उनसे राजनीति के का सीखा। अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता मैंने आपको देखकर सीखी। आप कितना व्यवस्थित चला रहे हैं चैनल, नहीं चला रहे हैं एक अलग बात है। मुझे ऐसा लगा कि हर चीज़ को ज़रूरी नहीं कि मैं एक न्यूज़ चैनल के रूप में ही ले जाऊं, तो पॉडकास्ट एक ऐसा माध्यम मुझे लगा कि जहां बैठ के मैं लोगों को भी मंच दे पाऊंगा और अपनी बातों को भी पहुंचा पाऊंगा लोगों तक। वही एक था। बाकी जब कोई बात कहता है आदमी तो उसमें पहली बात ये जोड़ता है कि ऊपर वाले के और फिर माता पिता के सबके आशीर्वाद से, तो आपकी तरह मैं भी अनीश्वरवादी व्यक्ति हूँ। तो ऊपर तो कुछ नहीं, ऊपर तो छत है, लेकिन हाँ आप जैसे बड़े भाई हैं, गजेंद्र पटेल जैसे बड़े भाई हैं और संतोष जी जैसे हैं, इनसे भी प्रेरणा मिली क्योंकि ये भी बहुत मेहनत करते हैं। संतोष भाई बहुत मेहनत करते हैं। इन सबको देख, हालांकि इसका और एक चीज़ मैं बताऊँ, प्रेरणा आपसे ली जी, लेकिन शुरुआत करने का जो बीज रोपा वो इसी जगह बैठ के संतोष जी नहीं रोका। पेज यही बना के गए जबरदस्ती, बोले नहीं नहीं ये बनाइए और इस पे आप डालिए, बिल्कुल। तो उसके बाद शुरू किया। तो आप सभी प्रेरणा स्रोत हैं और उम्मीद ये करते हैं कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, जैसा आपने बताया, मैं जानता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह है कि एक अंदर जिज्ञासा रहती थी तो उसे व्यक्त कर पा रहा हूँ और आप सबके सहयोग से सब हो पा रहा है। तो आप कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख रहे थे द रूहू टॉक्स, रोहिलखंड की आवाज़ हर दिल तक। आज के हमारे मेहमान, जैसा कि आप इतनी देर में अच्छे से जान गए होंगे, नेशनल जनमत के संपादक नीरज भाई पटेल जी थे। आपको इनके विचार कैसे लगे? अच्छे लगे तब भी कमेंट करके बताइए, और उनमें कोई ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगी तो भी कमेंट करके बताइए, जिससे कि भविष्य में हम उन पर दोबारा चर्चा कर पाएँ। और आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।